नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन। दिन की बड़ी खबरों और उनके पीछे की असल खबर, इसके लिए हम रखते हैं डिकोड। तो आज डिकोड करने का सिलसिला शुरू करें। हालात, उस पर उपजती चिंता और उस पर सरकार का अब पूरी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास भी। मणिपुर में 3 महीने से हिंसा का दौर चल रहा है, देश देख रहा है। हिंसा में अब तक 160 लोगों की जान जा चुकी है, लिहाजा सरकार अब इस हिंसा को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही। और इस मामले में अपडेट रोजाना स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा को शांत करने के लिए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोशिश कर रही है। अब इस मामले पर सीधी नजर प्रधानमंत्री मोदी की है। पीएम मोदी अब इस मामले पर रोज अपडेट ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुकी और मैतेई समाज, जिनके बीच वर्ग संघर्ष देखने को मिल रहा है, उन दोनों समुदाय के बीच एक बफर जोन बनाया जा रहा है और इस बफर जोन में 35,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। मणिपुर में सेना, सीआरपीएफ और सीएपीएफ के हजारों जवान तैनात हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करने वाले मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस वीडियो को 50 दिन छिपाने के मामले पर अब जांच होगी और इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है। तो मणिपुर मामले को लेकर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे देखते रहे। अमित शाह मणिपुर में कुछ दिन रुककर वहां के हालात का जायजा लेने भी पहुंचे, लेकिन जब इस मामले ने और खासतौर पर वीडियो आने के बाद जिस तरह जोर पकड़ा, तूल पकड़ा, इस मामले पर बागडोर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में ले ली। चलिए इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं, डिकोड करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री की कोशिश अब यह है कि मैतेई और कुकी समुदाय, जिनके बीच में सारा संघर्ष है, उनके नेताओं से संवाद करें, इसकी जड़ में जाकर सुलझाएं। और इसी क्रम में स्थानीय सरकार लगातार इस मामले में दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत का प्रयास कर रही है। बफर जोन बनाने की पहल भी हुई है ताकि वर्ग संघर्ष फिलहाल रुके, हिंसा ना हो। इसके अलावा जिस मोबाइल से नग्न वीडियो बनाया गया था, उसे जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि वीडियो की जांच बाहरी राज्य में हो रही है ताकि जांच न्यूट्रल हो सके, सच सामने आए कि आखिर किसने वीडियो बनाया, किसने वायरल किया और किसने इसे अब तक दबा कर रखा और अब अचानक से बाहर लाया। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे। विपक्षी गठबंधन से लेकर गहलोत सरकार तक को जमकर कोसा है। एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस खबर को डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर पहुंचे और अशोक गहलोत की राज्य सरकार और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने राजस्थान में चल रही लाल डायरी का जिक्र किया और कहा कि लूट की दुकान का ताजा प्रोजेक्ट लाल डायरी है और यही कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। पीएम ने विपक्षी एकजुटता पर तंज कसा और कहा कि जैसे गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, वैसे समृद्ध भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचार क्विट इंडिया का नारा देना पड़ेगा। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएमओ पर आरोप लगाया कि पीएम के कार्यक्रम से उनका भाषण हटा दिया गया। हालांकि पीएमओ ने इस पर सफाई भी दी है। सबको मालूम है कि मैं जुड़ रहा हूँ, प्रोग्राम आ रहा हूँ। उसके बाद अचानक ही राज्य के तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री को आप ढूंढने से इनकार कर दो, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। राजस्थान में साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी का ये 7वां दौरा है। बीजेपी और पीएम मोदी की नजर न सिर्फ साल 2023 के विधानसभा चुनाव पर है, जहां हर साल सरकार बदलने की रवायत है, बल्कि उन सभी 25 लोकसभा सीटों पर भी है जो इस वक्त बीजेपी के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंच पर जाते हैं, अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पीएम मोदी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे रणनीति क्या है, जो आज की तस्वीर है, इसे रिकॉर्ड कर लें। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर कांड से लेकर राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी पर जमकर विपक्ष को घेरा, कांग्रेस को घेरा, तंज कसा, कहा कि यह लाल डायरी कांग्रेस की लुटिया डुबोने वाली है।
प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान पीएससी के पेपर लीक मामले को भी उठाया, जिस पर कांग्रेस के भीतर ही दो धड़े बन गए। संघर्ष इतना बड़ा कि सड़कों पर दिखा। यानी पीएम मोदी करने तो गए थे किसान सम्मान निधि के तहत राहत राशि का वितरण, लेकिन अपने संबोधन में वहां की सरकार को, वहां के भ्रष्टाचार को, अपने मुताबिक जो भी आरोप लगे हैं वहां एक चुनावी लकीर भी खींच कर आए। गहलोत सरकार को कोसने के बाद प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन को भी घेरा, कहा कि नाम हाईजैक करने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। बीजेपी इस लीड को बरकरार रखना चाहती है। पिछले कई बार से राजस्थान के प्रदेश के चुनाव में रवायत है अल्टरनेशन वाली सरकार की, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अभी कांग्रेस है तो बीजेपी को लगता है कि ये रवायत भी जारी रहे और इस लिहाज से भी उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा है, खिलाफ में माहौल बनाना चाहें। अब तक जो सर्वे सामने आ रहे हैं राज्य में, उनमें भी राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही, क्योंकि कुछ घोषणाएं कांग्रेस की ऐसी, योजनाएं ऐसी हैं। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री का लगातार दौरा, इन दौरों में लगातार विपक्ष को निशाना साधना और रणनीति के हिसाब से बड़े नेताओं का लगातार वहां पहुंचना अपने आप समझ में आता। अब ये फायदा कितना करेगा, ये राजस्थान की जनता तय करेगी। विपक्षी दलों के रुख को देखकर लगता है कि अब की बार का मॉनसून सत्र पूरी तरह हंगामे से बीतेगा। सदन में आज भी हंगामा हुआ। काले कपड़े पहनकर विपक्षी दलों ने संसद में प्रवेश किया। देखें रिपोर्ट। जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, मॉनसून सत्र का छठा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मणिपुर हिंसा पर आज भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के नेता आज काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसद तख्तियां लेकर पहुंचे और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लगे। इसे देखकर जैसे ही बीजेपी के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो विपक्ष ने भी इंडिया इंडिया के नारे लगाए। श्रेष्ठ परंपराएं रही है, उच्च परंपराएं रही है। तो लगातार सदन के भीतर क्या हो रहा है देश देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि जिस मुद्दे पर हंगामा हो रहा है उस पर जवाब कब आएगा और कितना वक्त इसी पर लगाया जाएगा। आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए अमित शाह ने कमर कस ली है। 2 दिन के दौरे पर अमित शाह आए, चुनाव का रोड मैप बनाया और इसके बाद अगला दौरा भी फिक्स कर गए। एक रिपोर्ट देखिए पे डिकोड। एमपी की 230 विधानसभा सीट और 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की रणनीति अमित शाह बना रहे हैं। कल रात अमित शाह फिर से भोपाल पहुंचे। शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग रोड मैप तैयार कर दिया है। इसी के तहत पार्टी प्रदेश में 4 जगहों से विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। इसके अलावा शाह ने पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन भी किया और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट के आधार पर सभी 230 विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण की जानकारी भी ली। बैठक में चुनाव से जुड़ी करीब 15 समितियों को अंतिम रूप भी दे दिया गया। अमित शाह लगातार एमपी का दौरा कर रहे हैं और वो फिर से 30 जुलाई को वापस एमपी दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी के चाणक्य कहलाते हैं अमित शाह और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय उनको जाता है। अमित शाह कल रात को भोपाल पहुंचे। रात में नेताओं के साथ तकरीबन 4 से 5 घंटे मंथन किया। चुनाव का रोडमैप बन चुका है, इस पर अमल की जिम्मेदारियां दी गई हैं। सुबह वो वापस लौट गए। अमित शाह के काम करने का यही स्टाइल, यही तरीका अब की बार दिख रहा है। उनकी रणनीति और उनके दौरे के बाद क्या वहां हो रहा है, इसको डिकोड कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार के 15 महीनों की सरकार को छोड़ दें तो 2003 से अब तक प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है। जाहिर है एंटी इनकम्बेंसी तो होगी और इसमें कई सारे चेहरों पर परफॉर्मेंस का असर पड़ने वाला, ये बात तय है। ये बताया जा रहा है कि अगर नेताओं की सक्रियता और परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उन पर गाज गिरना एकदम तय है। चेहरे बदले जाना, उनका टिकट काटना, इसमें कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। शाह ने कांग्रेस के 5 वायदों की गारंटी की जानकारी ले ली है ताकि बीजेपी जब घोषणा पत्र लाए, वचन पत्र लाए तो उसी के मुकाबले में तैयार कर पाए। शाह ने ग्वालियर चंबल को लेकर तोमर सिंधिया के साथ अलग से बातचीत की है क्योंकि वो बड़ा टास्क है, वो पूरा जोन। मालवा निमाड़ जो गढ़ था वहां का फीडबैक कैलाश विजयवर्गीय से लिया है और अगली मीटिंग, अगला भाषण वहीं है। शाह ने क्षेत्रवार नेताओं को जिम्मेदारियां दे दी हैं। इसके अलावा संगठन, सरकार, इनमें अगर कोई नाराजगी है, कोई मतभेद है तो इसको फौरन दूर करने की रणनीति भी बन चुकी है। नए लोगों को मौका देने पर विचार है, जैसा छत्तीसगढ़ में भी हम आपको बता रहे हैं। तो नए चेहरे होंगे, पुराने वो चेहरे जिन पर परफॉर्मेंस
की वजह से गाज गिर सकती है, उनको भी इशारे मिल चुके हैं। और देखना होगा कि क्या इन सब के बाद, इतनी कवायद के बाद एक बार पुनः बीजेपी की सरकार स्थापित होती है। इधर बीजेपी लगातार धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने का दावा करती आई। आज इसका एक और बेहतर ताजा नमूना दिखा जब श्रीनगर में 30 साल के बाद पारंपरिक रूट पर मुहर्रम का जुलूस निकला। रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में शिया समुदाय के लोगों ने 30 सालों से ज्यादा समय के बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला। ये जुलूस श्रीनगर के चर्चित लाल चौक इलाके से भी गुजरा। 90 के दशक में हिंसा के चलते इस रूट से मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी। इस साल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसे निकालने की अनुमति दी। मुहर्रम को इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये काफी धार्मिक महत्व रखता है। ये जुलूस मुहर्रम के 8वें दिन निकाला गया। कश्मीर डिवीजन के कमिश्नर वीके विधूरी ने बताया कि कश्मीर के लोगों के बनाए अच्छे माहौल के चलते ये परमिशन दी गई। सुबह सुबह जुलूस निकालने की परमिशन इसलिए मिली ताकि आम लोगों को इससे कोई परेशानी न हो। धारा 370 हटाने के बाद से लेकर अब तक बीजेपी और केंद्र सरकार का यह दावा है कि कश्मीर में ऐसा करने के बाद शांति बहाल हुई है, आतंकवाद पर लगाम कसी गई है। और इस जुलूस के 30 साल बाद उस पारंपरिक रूट पर निकाले जाने के बाद इस दावे की पुष्टि होती। इस पूरे मामले को समझते हैं कि ऐसा क्यों कहना। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान। बीजेपी और उनके पुरखे आजादी के बाद से इसी एक स्लोगन को लेकर लगातार काम करते रहे। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने सदन में धारा 370 को हटाने की बात की और कश्मीर में शांति के लिए उनका विजन केवल नारों तक सिमट कर रह गया, ऐसा नहीं रहा। धारा 370 के हट जाने के बाद से पॉलिटिकल विरोध अपनी जगह, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है। सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है। आतंकियों के खिलाफ खुलकर एक्शन हुआ है। आतंकी घटनाओं में 66% की कमी बीते 5 साल में आई। 120 से अधिक आतंकी ढेर किए गए हैं और ढेरों ऑपरेशन चले। कश्मीर में मोदी सरकार ने हुर्रियत नेताओं और अलगाववादी नेताओं से बात नहीं की, बल्कि एक तरह से उनके वजूद पर एक क्वेश्चन मार्क लगा, ऐसा माना जा रहा है। पत्थरबाजों पर सख्त एक्शन लिया गया। दहशतगर्दों पर एक्शन। कश्मीर की जनता के प्रति विकास का मॉडल देकर केंद्र सरकार ने वहां शांति का बीज रोपने का प्रयास तो किया है। कभी कभी थिएटर्स खुलने और वहां पर आर्ट एंड कल्चर को, टूरिज्म को बढ़ावा देने की जो खबरें आती हैं वो भी बड़ा सुकून देती हैं। अब ये सारे प्रयास मिलकर अगर रंग लाते हैं तो 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस पारंपरिक रूट पर निकलना वाकई एक उपलब्धि के तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि ये वही रूट था जिस रूट के ऊपर पहले चलने से रोका जाता था, क्योंकि हिंसा हो सकती थी, माहौल बिगड़ सकता था। इसमें वो लाल चौक भी शामिल है। अब आते हैं एक और अहम खबर की तरफ। आज की जो एक महत्वपूर्ण खबर जिस पर सारे देश की नजर रही थी, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने बाबत केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इसे मंजूर कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक पद पर बने रहने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन जनहित में इसे अब हम स्वीकार करते हैं, पर इसके आगे उनके कार्यकाल को बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। चलिए, दरअसल इस पूरे मामले को आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना पड़ेगा। इस पूरे मामले को आपको जिस अंदाज में हमने अभी तक आपको बताया कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर केंद्र ने कोर्ट में पक्ष रखा है, इसे समझना पड़ेगा। ये बता दें आपको, 2021 में कोर्ट ने सरकार को एक्सटेंशन नहीं देने का इसी तरह का आदेश दिया था जब ये मामला कोर्ट में था। केंद्र ने नवंबर 2018 में संजय मिश्रा को 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया था। इसके बाद उनको रिटायर हो जाना था उस तय समय पे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। इस फैसले को कॉमन कॉज नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। फिर सितंबर 2021 में कोर्ट ने मिश्रा को मिले एक्सटेंशन को बरकरार रखा। कोर्ट ने साथ ही ये भी क्लियर कर दिया था कि आगे अब इस पद पर कम से कम मिश्रा को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र एक अध्यादेश ले आई, जिसमें ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के डायरेक्टर को 5 साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसका हक केंद्र को मिलता है।
इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित के तहत इसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन आगे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी अनुमति देने से इनकार किया था और इसे अवैधानिक तक करार दिया गया था। आते हैं एक महत्वपूर्ण केस पर। सेक्सटॉर्शन केस में लगातार 2 दिन से 2 बीजेपी नेताओं को फंसाने का प्रयास दिखा। कौन से वो नेता हैं, देखिए जरा। पिछले 2 दिनों में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं को सेक्सटॉर्शन केस में फंसाने की कोशिश की गई। कल जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को एक वीडियो कॉल आया, जिसे रिसीव करने पर दूसरी तरफ पॉर्न वीडियो चल रहा था, तो आज एमपी के बीजेपी प्रवक्ता सलूजा ने भी अश्लील कॉल और मैसेज आने की शिकायत पुलिस से की है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के मामले में पुलिस ने राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे लगता है कि वो सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और जब कभी ऐसे मामले हैं तो उनका सामना करना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। लगातार उन्हीं व्हाट्सएप नंबरों से मुझे अश्लील मैसेज आ रहे हैं, लगातार उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं और कई दिनों से चल रहा है। ऐसा लग रहा है जानबूझकर कोई डर्टी पॉलिटिक्स कर कोई साजिश और षड्यंत्र खेल रहा है और मुझे फंसाना चाहता है, मेरी छवि खराब करना चाहता है। आपको बता दें कि बीते दिनों भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी इसी तरह के कॉल आए थे। तो सवाल अब ये उठता है कि चुनाव से ठीक पहले नेताओं को आ रहे ऐसे कॉल किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। चलिए जरा समझते हैं वीडियो कॉल से कैसे शुरू होती है ब्लैकमेलिंग। ये सेक्सटॉर्शन क्या है, इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर पहले तो होती है साहब दोस्ती से। आप इसे अच्छी तरह समझ लें, किसी के भी साथ हो सकता है, और इसके बाद बातों में उलझा करके न्यूड वीडियो कॉल तक ये सिलसिला पहुंच जाता है, जिसे रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इसी रिकॉर्ड के आधार पर कोई भी आपको ब्लैकमेल करता है। या फिर एक रैंडम वीडियो कॉल आपके मोबाइल पर आएगा, जिसे रिसीव करते ही दूसरी तरफ से एक पॉर्न वीडियो चलता है। आप कुछ समझ पाएं तब तक इसे भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि आप उस वीडियो को देख रहे हैं, और फिर इसी के सहारे ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा तीसरा जरिया आजकल जो चलन में है, पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, फिर उसके बाद कुछ मुलाकातें, मुलाकातों के झांसे, होटल में मिलने के बहाने बुलाया जाना, वहां निजी पलों को कैमरे में रिकॉर्ड करके उस आधार पर बुरी तरह फंसाना और ब्लैकमेल करना। आपसे अपील है, जो आपने सुना मंत्री जी ने बिल्कुल इस मामले में ठीक कहा कि अनजान लोगों से, अनजान कॉल से, अनजान प्रलोभन से, ऑफर से आप जरा सतर्क रहें। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार सोचें। संदिग्ध आईडी पर पूरी तरह, आईडी जो होती है उन पर पूरी तरह जांच परख के बाद ही आप अपना कंसेंट दें, आप अपनी स्वीकारोक्ति दें। अनजान लोगों से दोस्ती करना भारी ना पड़ जाए, यह आप पहले भी कई बार खबरों में देख चुके हैं। इस ट्रैप में फंस जाएं तो बिना किसी शर्म के पुलिस से आप कांटेक्ट करें, जैसा मंत्री जी ने भी कहा, क्योंकि ये इसी तरह के झांसे में उलझाकर ही लोगों को फंसाते हैं, काम करते हैं। अब आते हैं जरा आम लोगों की समस्या, टमाटर के दाम। आप सब इंतजार कर रहे होंगे कि शायद इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में टमाटर के दाम कम होंगे क्या? देखें जरा इस रिपोर्ट में। पूरा देश इस वक्त टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान है। लोगों को उम्मीद थी कि अगस्त के आखिरी और सितंबर के पहले सप्ताह तक टमाटर की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर के बाद ही टमाटर की कीमतें कम होंगी। दरअसल मार्च से लेकर जून तक देश में जिस तरह का मौसम रहा, टमाटर की खेती को प्रभावित करने में ये एक बड़ा कारण रहा। पहले अप्रैल माह की प्रचंड हीट वेव, फिर देश के कई राज्यों में एक साथ आंधी तूफान वाली बारिश का क्रम। नतीजा ये रहा कि टमाटर उत्पादन बहुत कम हो गया। मात्रा कम है, डिमांड ज्यादा है, इसीलिए कीमतें भी बढ़ गई। बाजार में अच्छी क्वालिटी के टमाटर भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियों ने भी अपने मेन्यू से टमाटर को बाहर कर दिया है। तो बड़ी कंपनियां अपनी डिश में से हटा दें, उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की थाली से टमाटर गायब है और हर एक डिश का हिस्सा बनने वाला टमाटर भारत की रेसिपी से क्या गायब ही हो जाएगा? वजह क्या है इसकी? कब तक ऐसा होगा? क्यों दाम बढ़ रहे हैं? सबकी जानकारी लोग ढूंढते हैं। दरअसल किचन का बजट बिगड़ गया है, लेकिन टमाटर के दाम में कमी आने के संकेत अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप इसे अच्छी तरह समझ जाएं कि फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। आखिर टमाटर सस्ता कब होगा? ऐसे हालात क्यों बने, इस बात को जरा समझ लें। टमाटर के उत्पादन का फसल चक्र पूरा बिगड़ चुका है। जनवरी से मार्च अप्रैल में फसल खराब हो गई है। दूसरी फसल, इसमें टोमेटो लीफ कर्ल वायरस का अटैक हो चुका है। ये जो दूसरी फसल का वक्त चल रहा है अभी, हालांकि 2 हफ्ते में ये नई फसल मार्केट में जरूर आ जाएगी, लेकिन इस वायरस के चलते या तो अच्छी नहीं होगी या कम होगी। खेतों में वायरस का असर अब भी किसान बताते हैं, फसल की क्वालिटी पर इसका असर तय बताते हैं।
ये टमाटर अगस्त के अंत तक मंडी में आएगा और दक्षिण भारत राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इन सभी परेशानियों के चलते टमाटर के उत्पादन में गिरावट है। मंडियों में पहले के मुकाबले कई सौ गुना कम टमाटर आ रहा है। तो ऐसे में कीमतों का उछलना या बढ़ा रहना, इस बात की पूरी आसार है, उम्मीद है। चलिए, अब ये वायरस का प्रकोप कम होगा और 1.5 महीने में सही लेकिन दाम नीचे आएंगे, ये सब इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए IBS 24। कल पुनः डिकोड के लिए इसी मंच पर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।